रात के गहरे अंधेरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले रखा था। शहर की गलियां, चौराहे, नुक्कड़, सब कुछ बेजान इंसान की तरह लग रहे थे। काफी देर बाद एक गाड़ी उस खामोश पड़ी सड़क से गुजरती और कुछ पल के लिए खामोशी शोर में बदल जाती थी, लेकिन वो गाड़ी दूर जाते ही दोबारा पूरा इलाका खामोश हो जाता। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों पे लगी लाइट की बल्ब से कुछ हद तक इलाका रोशनी से रोशन हो रहा था। ऐसे ही दूर से आए हुए एक टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। धीमी आवाज में गाड़ी के भीतर गाने बज रहे थे। पीछे बैठी लड़की झपकियां ले रही थी तो आगे टैक्सी ड्राइवर अपने गानों की धुन में खोया हुआ था। आसमान भी बिल्कुल साफ था, इसीलिए टिमटिमाते तारे काफी सुंदर लग रहे थे। लड़की का अपार्टमेंट आने में बस 5 मिनट का रास्ता और था और ये सवारी छोड़कर उस टैक्सी ड्राइवर को भी दोबारा कॉल सेंटर जाना था। सब टाइमिंग सेट थी। वो सुनसान सड़क से गुजरते हुए टैक्सी चौराहे के पास आकर रुक गई। कुछ देर तक टैक्सी में कोई भी हलचल होती नजर नहीं आ रही थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि टैक्सी रास्ता भूल चुकी है या फिर टैक्सी खराब हो गई है। कुछ पल गुजरने के बाद टैक्सी का अगला दरवाजा खुला और टैक्सी ड्राइवर बाहर निकला। बाहर निकलते ही दरवाजा वापस बंद हो गया और आगे आते हुए उस टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी का बोनेट खोला। इसका मतलब ये था कि टैक्सी में कुछ तो खराबी थी। उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर की नजरें सड़क पर गई और वो अपने आप से ही बुदबुदाया, अरे यार, इस टैक्सी को भी अभी सड़क पर ही खराब होना था, वो भी आधी रात में। इतना कहकर वो टैक्सी का इंजन देखने लगा। 10 मिनट गुजर गए, लेकिन टैक्सी चालू करने में वो नाकाम हो चुका था। तभी टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और 20-22 साल की एक लड़की बाहर निकली। सामने जाकर उसने देखा तो टैक्सी ड्राइवर इंजन में कुछ कर रहा था। तभी वो लड़की बोली, भैया क्या हुआ? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, वही देख रहा हूँ मैडम। तभी उस लड़की ने कहा, कितनी देर लगेगी? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, कुछ कह नहीं सकता मैडम, शायद आपको दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी। तभी उस लड़की ने कहा, दूसरी टैक्सी, वो भी इतनी रात को? वो लड़की थोड़ा परेशान हो गई। तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी का इंतजार करता हूँ। इतना कहकर वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कॉल लगाने लगता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पाता। अब रात के 2 बजने को थे। वो लड़की काफी परेशान हो चुकी थी। तभी उस लड़की ने कहा, भैया मुझे यहाँ से वैसे भी कुछ दूर ही जाना है, मैं चली जाऊंगी। तभी उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अरे नहीं मैडम, आप मेरी टैक्सी में बैठी थी, अभी आप मेरी जिम्मेदारी हो, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गाड़ी का बोनट वैसे ही रखकर वो दोनों फ्लैट की तरफ चलने लगे। तभी उस लड़की ने पूछा, वैसे भैया आप कुछ और भी काम करते हो या सिर्फ टैक्सी ही चलाते हो? तभी उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, जी मैं एक और नौकरी करता हूँ, स्कूल में चपरासी की। तनख्वाह कम है ना, इसीलिए टैक्सी भी चलानी पड़ती है। तभी उस लड़की ने कहा, मैं भी कॉल सेंटर में काम करती थी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, करती थी मतलब? तभी वो लड़की बोली, वो कुछ दिन पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरी जॉब छूट गई। तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा, ओ मतलब आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया होगा और ज्यादा छुट्टी लेने की वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया होगा। वैसे आपका एक्सीडेंट कौन से रोड पर हुआ था? तभी उस लड़की ने कहा, इसी सड़क पर हुआ था। तभी टैक्सी ड्राइवर बोला, आप तो बड़ी किस्मत वाली है मैडम। तभी वो लड़की बोली, वो क्यों? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है जितने भी एक्सीडेंट इस रोड पर हुए हैं वो लोग कभी भी जिंदा नहीं बचे। आप बच गई, इसलिए आप नसीब वाली हुई ना। तभी उस लड़की ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, इस सड़क पर काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई लोगों का तो मानना है कि ये इलाका भूतिया है। तभी उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, क्या मेम साहब इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इन सब फालतू बातों पर विश्वास करती हैं आप? तभी उस लड़की ने कहा, हाँ बिल्कुल,
क्योंकि भूत कभी अनपढ़ और पढ़े लिखे में फर्क नहीं करते और ना ही डिग्री देखकर अपने शिकार को चुनते हैं। जिन्हें मारना होता है वो अपना शिकार उन्हें बना ही लेते हैं। तभी उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, क्या मेम साहब, एक तो आधी रात गुजर चुकी है और उसमें ये सुनसान इलाका। आप कुछ अच्छी बातें कीजिए ना, क्या ये एक्सीडेंट और भूतों की बातें कर रही है। तभी उस लड़की ने टैक्सी ड्राइवर की घबराहट देखते हुए गंभीरता से कहने लगी, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है क्या? डरो मत, हमारा डर वो भांप लेते हैं और फिर। तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा, और फिर क्या मैडम? तभी वो लड़की बोली, फिर वो आत्मा अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है और तब जो कुछ होता है उस डर को वही समझ सकता है जिसने ऐसे डरावने लम्हों को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेस किया हो। तभी वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगता है आपने भूत प्रेतों को काफी नजदीक से देखा है। फिर वो लड़की बोली, मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैंने काफी कुछ देखा है, वैसे तुम देखना चाहोगे? तभी टैक्सी ड्राइवर कहता है, मेम साहब, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, ये सब इंसानी दिमाग के ऊपर होता है। टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर लड़की ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, सही कहा तुमने, ये सब इंसानी दिमाग के ऊपर है। वैसे तुम भगवान के ऊपर यकीन करते हो? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, हाँ करता हूँ, भगवान पर तो मुझे पूरा विश्वास है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात सोचो, तुम भगवान पर भरोसा करते हो और अगर तुम ये बात किसी और को बोलो और वो तुम्हें अगर ये कहे कि नहीं, भगवान का तो कोई अस्तित्व नहीं होता, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तभी टैक्सी ड्राइवर बोला, क्या बोल रही है मैडम आप, मैं कुछ समझा नहीं। लड़की ने कहा, समझकर करोगी भी क्या? दोनों चलते हुए एक पुराने अपार्टमेंट के पास पहुंच गए। खंडर बने हुए उस अपार्टमेंट को देखकर उस टैक्सी ड्राइवर को बहुत डर लग रहा था। वो थोड़ा परेशान हो गया और परेशान होते हुए, डरते हुए उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, आप इस अपार्टमेंट में रहती है? ये तो शहर की सबसे डरावनी जगहों में से एक है, कई सारे कत्ल हुए हैं इस इलाके में। लड़की ने कहा, मैं यहाँ इस अपार्टमेंट में नहीं, मैं इसके पीछे वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। ये कहकर उस लड़की ने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा और दोनों बगैर कुछ बोले ही दोबारा चलने लगे। दोनों चुपचाप खामोशी से चलते जा रहे थे। उस लड़की ने कहा, अरे मेरा पर्स तो तुम्हारी टैक्सी में ही रह गया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, रुकिए मैडम, मैं लेकर आता हूँ। लड़की बोली, कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। और अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। वो टैक्सी ड्राइवर बगैर कुछ बोले उस सुनसान इलाके को निहारता चुपचाप बस खड़ा रहा और अपार्टमेंट के इलाके में थी तो बस जानलेवा खामोशी। रात के समय अपार्टमेंट के बंद फ्लैट भी बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। वो लड़की पीछे मुड़कर चलने लग गई थी और वो टैक्सी ड्राइवर बस उसे जाते हुए पीछे से देख रहा था। रात के अंधेरे में उसका इस तरह से रुकना उसे काफी अजीब लग रहा था। चलते चलते कुछ कदम जाकर वो लड़की एकदम से रुक गई। वो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा परेशान हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो लड़की एक बार पीछे मुड़कर उसे देखती है और दोबारा चलते हुए टैक्सी के पास पहुंच जाती है। टैक्सी के अंदर उसने देखा तो पर्स वैसा ही पड़ा था। उसने पर्स उठाया और मुड़कर जाने लगी। तभी टैक्सी के नीचे से वही टैक्सी ड्राइवर बाहर निकला। उसके कपड़े काफी गंदे हो चुके थे। आगे जाते हुए टैक्सी में खुला बोनट उसने बंद किया और अंदर बैठते हुए उसने उस लड़की से कहा, चलिए मैडम, आखिरकार इतनी कोशिश करने के बाद टैक्सी ठीक हो गई। वैसे आपकी किस्मत अच्छी है, चलिए अब जल्दी बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस लड़की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके पीछे अंधेरी गली की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी,
पर फिर भी उसने हिम्मत करके एक बार उस अंधेरी गली में अपनी नजरें दौड़ाई। वो सहम सी गई, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बिना पीछे देखे ही अब फटाफट टैक्सी के अंदर बैठ गई और अगले ही पल न जाने क्यों उस टैक्सी ड्राइवर ने भी अपने टैक्सी को फुल स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। अब लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी। काफी देर तक वो चुपचाप बैठी रही, लेकिन तभी उस लड़की ने देखा कि टैक्सी ड्राइवर भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर उस लड़की ने कांपती हुई आवाज में उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा, आप इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं? तभी टैक्सी ड्राइवर ने भी डरते हुए कहा, मेम साहब, आपके पीछे उस अंधेरी गली से कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, शायद कोई चोर या लुटेरा होगा। लड़की ने दोबारा कांपती हुई आवाज में कहा, वो चोर या लुटेरा नहीं था। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, तो फिर कौन था मेम साहब? लड़की ने कहा, अगर मैं बताऊंगी तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मतलब हुआ क्या है? लड़की ने कहा, अभी अभी मुझे एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, हॉन्टेड एक्सपीरियंस? तभी उस लड़की ने कहा, तुमने जिस गलियारे से हमारी तरफ आते हुए जिसे देखा, वो कोई चोर या लुटेरा नहीं बल्कि एक आत्मा थी। टैक्सी ड्राइवर बोला, क्या मेम साहब, आप ठीक तो है ना? ये क्या बोल रही हैं? लड़की बोली, मैंने कहा था ना, तुम मेरा यकीन नहीं कर पाओगे। टैक्सी ड्राइवर बोला, पर मैडम, आपको कैसे पता चला कि वो आत्मा है, जबकि आपने तो पीछे देखा भी नहीं था? लड़की बोली, क्योंकि गाड़ी खराब होने के बाद मैं तुम्हारे साथ ही मेरे अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। मेरा पर्स तुम्हारी टैक्सी में छूट गया था, इसीलिए मैं वापस लौटी। तो तुम तो यहाँ अपनी गाड़ी ठीक कर रहे थे और तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गई। पर जब तुमने किसी के दौड़ने की बात की तो मैं समझ गई कि बात कुछ और है। इतना कहकर वो लड़की पीछे झांककर देखती है तो उसे सड़क पर एक इंसानी आकृति खड़ी नजर आ रही थी। ड्राइवर के सामने उसने शीशे में देखकर बोला, सही कहूं तो उस दिन एक्सीडेंट में तो मैं बाल बाल बची थी, पर आज भी मैं बाल बाल बच गई हूँ। और इतना कहकर वो लड़की पीछे की सीट पर अब आराम से बैठ गई। तभी वो टैक्सी ड्राइवर बोला, मतलब तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उस दिन की तरह आज भी बच जाओगी? और गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए डरावनी मुस्कुराहट उस टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पर छा गई। और कुछ देर जाने के बाद उस टैक्सी का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की मर गई। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और मुझे आपके सपोर्ट की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। एक परिवार जो एक अच्छे खासे फैसिलिटी वाले रूम में शिफ्ट होने के लिए जाता है और 2 मंजिल पर इनका घर शिफ्ट होता है। ऐसा कहा जाता था कि कॉलोनी के सभी क्वार्टर जब नहीं बने थे तब यहाँ पर शमशान हुआ करता था और यहाँ पर कॉलोनी में जो लोग रहते थे उनका ऐसा मानना था कि इस बिल्डिंग के निर्माण के दौरान भी 3 श्रमिक मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसमें से 2 पुरुष मजदूर थे और 1 महिला मजदूर थी। जो भी इस कॉलोनी में यहाँ पर शिफ्ट हुआ उन लोगों ने अक्सर इन चीजों का जिक्र किया है कि यहाँ हमने 2 आदमी और 1 औरत को दूसरी वीरान पड़ी इमारतों में घूमते हुए देखा है। अब आते हैं इस किस्से पर। अनीता जो अपने परिवार के साथ रहती थी, वो जब से यहाँ अपने पति के साथ आई तब से उसे अजीब अजीब चीजों का आभास होने लगा था। वो जब भी इन बातों का जिक्र करती तो उसके परिवार के सब लोग उस पर हंसते थे कि ये सब तुम्हारे मन के अंदर यहाँ के किस्से सुन सुनकर वहम बैठ गया है।
और उसी की वजह से तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है। और किसी ने भी उसकी बात को नहीं माना। इस तरह से 7-8 महीने बीत गए। फिर श्राद्ध के दिन शुरू हो गए। उसी समय के दौरान एक दिन अनीता अपने घर में काम से थक कर बालकनी में आराम कर रही थी। उसकी नींद कुछ इस तरीके की थी कि ना तो वो सोई हुई थी और ना ही वो जागी हुई थी। कहने का मतलब वो अपनी चेतन अवस्था में ही थी। उसने अपना हाथ अपनी आंखों पर रख रखा था। तभी बार बार उसने ये महसूस किया कि कोई पीछे से उसे आगे झुक झुक कर देखने की कोशिश कर रहा है। और वो बार बार चमक कर उठ जाती थी और आंख खोलने पर उसके आसपास कुछ भी नहीं होता था। सब कुछ सुनसान था। अक्सर दिन के समय घरों में कम ही लोग रहते थे और ज्यादातर कॉलोनी के एरिया में ऐसा ही होता था कि हर बार सन्नाटा ही पसरा रहता था। फिर थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने कॉलोनी के नीचे ऊपर भी देखा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब उन्हीं श्राद्ध के दिनों में एक रात जब अनीता सो रही थी तो अचानक उसे बर्तनों के बजने की आवाज आई। जब उसने उठकर किचन में जाकर देखा तो सारी चीजें व्यवस्थित थी। जाते वक्त उसे खिड़की से बाहर सामने सुनसान पड़ी इमारत में किसी के कूदने की आवाज आई। जब उसने ये बात अपने पति को बताई तो उसने भी इस चीज को अनसुना कर दिया और उसने कह दिया कि बिल्ली के कूदने की आवाज होगी। और ये बोलकर वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी समय वहाँ पर ऊपर से आती हुई एक औरत दिखाई दी और उस औरत को देखकर उन दोनों पति पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि वो औरत 4 सीढ़ियों को एक साथ इतनी तेजी से चढ़ रही थी, जो कि एक अच्छे से अच्छा इंसान भी नहीं चढ़ सकता था। वो औरत बिल्कुल देहाती लग रही थी। वो दोनों पति पत्नी इतने ज्यादा डर गए थे कि अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनीता की बड़ी बहन काफी नीडर थी। अनीता, जो कि अब बहुत डर गई थी, उसने अपने पति से कहा कि मैं अपनी बड़ी बहन को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। दीदी मेरे साथ रहेगी तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। उसके बाद अनीता की बड़ी बहन गांव से कुछ दिनों के लिए अनीता के साथ रहने के लिए आ जाती है। अनीता की बड़ी बहन के आने के बाद कुछ दिन तो शांति से निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन शाम को दिया बत्ती के समय अनीता खिड़की से सटे अपने बेड पर बैठी थी और उसका लड़का कुछ सवाल पूछने अपनी माँ अनीता के कमरे में अंदर आ ही रहा था कि वो जोरदार तरीके से डर गया और नीचे गिर गया। सभी ने उसे उठाया, पर वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी सांसें अटक रही थी। 1 घंटे बाद काफी जतन करने के बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसने घर वालों को बताया कि उसने एक काली सी बूढ़ी औरत को खिड़की से मम्मी को घूरते हुए देखा। उसका सिर सामान्य लोगों से ज्यादा बड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन अनीता की बड़ी बहन ने सबको संभाला और उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए मैं किसी को भी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। फिर कुछ दिनों तक मामला दोबारा शांत रहा। सबको लगा कि शायद श्राद्ध का समय चल रहा है, इसीलिए ऐसा माहौल बन गया होगा। लेकिन अब सब लोग थोड़े डरे हुए थे। फिर कुछ दिनों बाद जब कुछ नहीं हुआ तो अब धीरे धीरे सबको राहत महसूस होने लगी। उसके बाद अनीता की बड़ी बहन ने भी कहा कि अब मुझे भी चलना चाहिए, लेकिन अनीता ने उसे कुछ दिन और साथ रहने के लिए मनाया। पर अनीता की बड़ी बहन कहने लगी कि वो खेत का काम अधूरा छोड़कर आई है और ऐसे ज्यादा दिन रुकने से काम ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी अनीता ने कैसे भी करके अपनी बहन को मना लिया और अनीता की बहन कुछ दिनों के लिए और रुक गई। अब उसी शाम को साफ सफाई के लिए बिस्तरों को बालकनी में रखा हुआ था। तभी अनीता का छोटा बेटा उस टेबल पर पड़े बिस्तरों के ढेर के सबसे ऊपर जाकर बैठ गया। संध्या बत्ती का समय हो रहा था। अनीता और उसकी बड़ी बहन दोनों आपस में बातें कर रही थी। उसकी बड़ी बहन का मुंह उसके छोटे बेटे की तरफ था और अनीता उल्टी बैठी हुई थी। अचानक उसकी बड़ी बहन उठी और उसने उसके बेटे का हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ ले लिया। अनीता ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ दीदी, तब उसने बताया कि मैंने किसी की झलक महसूस की और अगर मैं जल्दी से नहीं उठती
तो वो उसे नीचे खींच लेती। अब पूरे घर वालों को ये यकीन हो गया था कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर है, और अब बात उनकी जान पर बनाई है। अगर वो ज्यादा दिन इस घर में रुके तो किसी न किसी की मौत जरूर हो जाएगी। उसके बाद अगले ही दिन उन लोगों ने वो घर बदल दिया। आप इस तरह किसी नए घर में शिफ्ट होने जाते हैं और आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए, और अगर पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। अंजलि अभी 19 साल की हुई थी और वो अपने लिए कुछ काम ढूंढ रही थी ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। इसीलिए उसने बेबी सिटिंग करने की सोची। उसे लगा कि ये सबसे आसान काम है, जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों को संभालना होता है और उसकी जगह अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ अंजलि का भाग्य इतना अच्छा था कि उसे आखिर एक बेबी सिटिंग का काम मिल ही गया। दूर पड़ोस के एक शहर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। आज उन लोगों को बाहर मूवी देखने जाना था और उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अंजलि को बुला लिया और उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और देर रात तक वापस लौटेंगे। तब तक तुम हमारे घर पर रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। अंजलि ऊपर वाले कमरे में चली गई जहाँ बच्चे लेटे हुए थे। उसने देखा कि पालने में 3 छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए थे। थोड़ी देर वो वहाँ बैठी रही। जब उसने देखा कि अभी तो बच्चे नहीं उठने वाले, तब तक मैं नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देख लेती हूँ। वो नीचे वाले कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद अंजलि के मोबाइल पर अनजान नंबर से एक कॉल आता है। जब वो उस कॉल को उठाती है तो फोन से किसी आदमी की आवाज आती है जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, और वो कहता है, क्या तुमने बच्चों को देखा? अंजलि को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर में फिर से उसी नंबर से फोन आता है और फिर से उसी आदमी की आवाज आती है और वो कहता है, क्या तुमने ऊपर जाकर बच्चों को देखा? इस बात पर अंजलि को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना और उसने फिर से अंजलि को फोन किया। इस बार अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने सच में पुलिस को फोन करके उस कॉल के बारे में और उस आदमी के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कहा, देखिए मैडम, थोड़ी देर में हम आपको इस नंबर को ट्रेस करके बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस का वापस फोन आया। पुलिस वाले ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्यों मजाक करती हो मैडम? जिस फोन के बारे में तुम बता रही हो वो तो तुम्हारे घर के ऊपर वाले रूम से आ रहा है। ये सुनते ही अंजलि की दिल की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि घर में तो कोई था ही नहीं। तो ऊपर वाले कमरे से कौन फोन कर रहा है जिसमें केवल बच्चे सोए हुए हैं? अंजलि ने अभी फोन रखा ही था, तभी किसी के सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। ये सुनते ही वो डर के मारे घर से भागकर बाहर निकल आई। तभी वो देखती है कि बच्चों के माता पिता वापस आ रहे हैं। उन्हें देखकर अंजलि झट से घर में वापस चली गई और भागते हुए बच्चों के रूम में गई, ये देखने कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो देखती है कि 3 में से सिर्फ 2 बच्चे ही पालने में सो रहे थे। आखिर एक बच्चा कहाँ चला गया? ये सवाल उसके मन में उठा। अंजलि पूरी तरह से बेचैन हो चुकी थी। तभी उन बच्चों के माता पिता घर में घुस चुके थे। अंजलि झट से उनके पास गई और उसने कहा, मैम, 3 में से 1 बच्चा पालने में नहीं है। ये सुनते ही उन्होंने अंजलि से कहा, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तभी अंजलि ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी उन्होंने कहा, हमारे केवल 2 ही बच्चे हैं, फिर तीसरा कहां से आया? ये सुनते ही अंजलि बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंख खुली और इस हादसे के बाद से अंजलि ने कभी भी बेबी सिटिंग नहीं की। चलिए सुनते हैं अगली भूतिया कहानी।
आज से लगभग 3 साल पहले की बात है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त का गांव वहां से काफी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कह दिया था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफर लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से मेरी बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर डायनों का आना बहुत ही आम बात है। उसने मुझे एक नहीं न जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गांव के डायन से जुड़े हुए। अब दिल्ली जैसे शहर में रहने वाला मैं इन आत्माओं और डायनों के बातों पर तो कहाँ यकीन करता। मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये बस एक मनोरंजन का जरिया हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन शायद वो आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो ना सिर्फ इन पर मैं विश्वास करने लगा, बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने ढाबे पर खाना खाया और फिर सफर की थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ भी मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नजर नहीं आ रही थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली और मैं पैदल चलने लगा। अब पैदल ही चलना था तो मैंने कानों में ईयरफोन लगा लिए, सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ मुझे किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले मुझे लगा कि जैसे ये मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत में, या यूं कहे कि भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर मुझे दिखाई देने लगी। वो एक लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले में कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हो गई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया। मैंने भी उससे यही सवाल किया, वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे कहा, मैं तो अक्सर इस रास्ते पर आती जाती रहती हूँ। इससे पहले मैं कुछ और पूछता, उसने मुझे कहा, आपके दोस्त की कल शादी है ना, आप कैसे पहुँच पाओगे? उसका ये सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे कैसे पता? मैंने उससे पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया, बस ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम गीता बताया। फिर वो कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी फोटो खींचने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने के लिए कहा। मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा, रात के समय ऐसे फोटो नहीं लेते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख दिया। मेरी नजर अचानक पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों के पास गई। वो 3 औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो मेरे पास आती गई, उनका चेहरा मुझे नजर आने लगा, जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। वो मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन गीता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज तेज चलने के लिए कहा। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वो औरतें गायब हो गई। तभी मैंने गीता से पूछा, वो कौन थी? उसने बताया, वो इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही है। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही
मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम मुझे कैसे बचा सकती हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। तभी गीता ने कहा, ढाबा आने वाला है और अब रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, तुम आगे तक नहीं जाओगी? तभी उसने कहा, मेरी मंजिल तो यही है। जाते जाते उसने मुझे बस एक ही बात कही, हर आत्मा बुरी नहीं होती सर। और इतना कहकर वो चली गई। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। सुबह के 7:30 बज रहे थे। विशाल और उसका परिवार अपने किराए का मकान छोड़कर अपने खुद के खरीदे हुए घर की ओर शिफ्ट कर रहे थे। अपने घर को लेकर सबको बहुत खुशी थी, और खुशी क्यों ना हो, आखिर विशाल ने कई मेहनत और मशक्कत के बाद कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और आखिर उसने ये घर खरीद लिया था। ये घर उसे बहुत ज्यादा सस्ता मिल गया था, जो कि मुंबई के एक बहुत ही महंगे इलाके में था। आखिर क्या कारण था कि उसे ये घर इतना सस्ता मिल गया? इस बारे में विशाल ने भी जानने की कोशिश नहीं की। अब बात करते हैं आगे की। विशाल अपने नए घर में प्रवेश कर चुका था। घर में सामान रखने से पहले वो उस घर की साफ सफाई करना चाहता था, क्योंकि वो घर पिछले 12 सालों से बंद पड़ा था। उसने बाहर से कुछ साफ सफाई वालों को बुलाकर लाया और घर को साफ करवाना शुरू करवा दिया। कुछ देर बाद एक काम करने वाला विशाल को आवाज देकर एक कमरे में बुलाता है। वो कमरा पूरा धूल, मिट्टी और मकड़े के जालों से भरा पड़ा था। काम करने वाले व्यक्ति ने विशाल को उस कमरे में पड़ा एक संदूक दिखाया। वो संदूक दिखने में बहुत सुंदर था, साथ ही साथ बहुत चमकदार भी था। विशाल ने उस संदूक को खोलना चाहा, पर उस संदूक पर बहुत बड़ा ताला लगा था। उसने उस ताले को तोड़ने की भी कोशिश की, मगर वो असफल रहा। उस संदूक का ताला टस से मस नहीं हो रहा था। उसने हार मानकर उस संदूक को उस कमरे से उठवाकर अपने कमरे में रखवा दिया। उस रात वो काफी थक गया था और जल्दी सोने के लिए चला गया। करीब रात के 2 बज रहे होंगे कि विशाल के रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी, जिसकी वजह से विशाल और उसकी पत्नी जो कमरे में सो रहे थे, दोनों जग गए। कुछ देर बाद रोना बंद हो गया, लेकिन सिसकियों की आवाजें आ रही थी। अचानक किसी की जोर से आवाज आई, मुझे यहाँ से निकालो, मैं जिंदा हूँ। विशाल के उस संदूक पर नजर गई। वो आवाज वहीं से आ रही थी। वो डरते डरते उस संदूक के पास पहुंचा। उसे ऐसा लगा जैसे संदूक के अंदर कोई छोटा बच्चा हो। विशाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो उस रात उस कमरे से दूसरे कमरे के अंदर जाकर सो गया। सुबह होते ही उसने एक ओझा को बुलवा लिया और उस संदूक के बारे में बताया। ओझा ने बताया कि संदूक में एक बच्चे की आत्मा कैद है, जो बाहर निकलना चाहती है। विशाल ने उस ओझा से पूछा कि अब क्या किया जा सकता है, तो ओझा ने कहा, पहले इस बच्चे की आत्मा को इस संदूक से बाहर निकालने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर इस बच्चे की मौत हुई कैसे, और उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। विशाल ने उसी वक्त उस मकान के डीलर को वहां बुलवा लिया और उस संदूक के बारे में पूछा। ये पूछते ही डीलर ने जवाब दिया कि इसी संदूक की वजह से आज तक किसी ने भी इस मकान को नहीं खरीदा। जो भी इस मकान में आता था, वो इस संदूक से आने वाली आवाज से डरकर भाग जाता था। उसने बताया कि करीब 12 साल पहले इस मकान में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस वक्त इस मकान का मालिक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहीं रहता था। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उनका एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उन्होंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला, और उसके बाद उसके माता पिता ने भी हार मान ली और वो इस मकान को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं चले गए। डीलर ने जो बताया उसे सुनकर विशाल के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे कि कहीं इस संदूक में उस बच्चे की आत्मा तो कैद नहीं जो आज से 12 साल पहले कहीं खो गया था, और अगर ये वही बच्चा है तो आखिर इसकी मौत हुई कैसे। और आज तक भी ये एक राज बना हुआ है।
और जब तक उस बच्चे की मौत एक राज बना रहेगा और तब तक उस संदूक का रहस्य भी बना रहेगा और ना ही उस आत्मा को आजाद किया जा सकेगा। अब ना ही उस संदूक को उस घर से बाहर निकाला जा पा रहा था और ना ही उस बच्चे की आत्मा को संदूक से बाहर निकाला जा सकता था। उसके बाद विशाल रोते हुए उदास मन से उस घर को छोड़कर वहां से चला जाता है। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। जब मैं 10 साल का था, मैं हर सर्दी की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर शिमला घूमने जाता था। सन 2002 में जब मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था, तब उन्होंने अपना दूसरा नया मकान लिया था। मेरे मौसा जी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और अक्सर टूर के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। मैं पहली बार उनके नए घर को देख रहा था, क्योंकि इससे पहले वो अलग घर में रहते थे। जैसे ही मैंने उनके नए घर में प्रवेश किया, तो मुझे उनके घर में एक अजीब सा डर और सिहरन पैदा हुई, जैसे कोई गूंजती हुई आवाज मेरे कानों में आ रही हो। मैंने सोचा कि नया घर है और इन सब बातों को नकार दिया। मेरी मौसी का बच्चा उस समय 2 साल का था और मैंने अपने सामान को जमा कर मैं उसके साथ खेलने लग गया। अब शिमला में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। उस रात भी वहाँ बड़ी जोरों की ठंड पड़ रही थी और टीवी देखने के बाद 11 बजे हम सोने को चले गए। उस पूरे घर में मेरी मौसी, मेरा कजिन और मेरे अलावा कोई भी नहीं था और वो घर भी काफी बड़ा था, इसीलिए रात को मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। रात को 1 बजे के आसपास मुझे 2 जनों के बात करने की आवाजें आ रही थी। मैं डर गया कि मौसी के अलावा तो घर पर कोई नहीं था और फिर मैं अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास गया और उसके बाद मैंने देखा कि हॉल में एक आदमी और एक औरत एक बच्चे को हाथ में लिए रो रहे थे। ये देखकर मेरी सांसें फूल गई और मेरे पैर जैसे जम गए। मैं बिना पलक झपकाए उन्हें देखता रहा और जैसे ही मैंने अपनी पलक झपकाई कि वो गायब हो गए। ये देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब मौसी कमरे में आई तो उन्होंने मुझे दरवाजे के पास फर्श पर लेटा हुआ देखा और मुझे जगाया। मेरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। मुझे बड़ी जोरों से ठंड लगकर बुखार आ गया था, क्योंकि उस तेज ठंड में रात भर मैं फर्श पर लेटा था। मेरी मौसी ने तुरंत अपनी एक महिला डॉक्टर मित्र को घर बुलाकर मुझे दवाइयाँ दी। जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने मौसी को रात की पूरी घटना सुनाई। ये सुनकर मौसी सब कुछ समझ गई और मौसी ने एक लंबी सांस भरते हुए उस घर की पूरी घटना मुझे सुनाई। मौसी ने बताया कि आज से 5 साल पहले यहाँ पर एक परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। उस आदमी का शेयर मार्केट का बिजनेस था। उस समय उन्हें शेयर मार्केट में लाखों रुपयों का घाटा हो गया था और पैसों के बोझ तले वो दब गए थे। उनकी सारी जमीनें बिक गई थी और केवल यही मकान बचा था। तो पैसों की तंगी को देखते हुए उसने अपने दोनों बच्चों और पत्नी को जहर देकर मार डाला और खुद भी फांसी पर लटक गया। तब से उस परिवार की आत्मा इसी मकान में भटकती रहती है। हालांकि पड़ोसियों द्वारा हमें पता चला कि इस घर में ये आत्माएं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इस कहानी को सुनकर ये घर नहीं लिया। बस केवल रात को बच्चों के रोने की आवाज जरूर आती थी। मौसी ने बताया कि ये घर उनको सस्ते में मिल रहा था और इसीलिए उन्होंने ये घर ले लिया। इस घटना के 2 महीने बाद ही मेरी मौसी ने भी वो मकान बदल दिया, क्योंकि उस घर में उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। और इस घटना के बाद मैं भी शिमला 5 सालों तक नहीं गया। अगर आपको ऐसी कोई कहानी पहले से पता है कि उस घर में आत्माएं रहती है, लेकिन क्योंकि वो आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो क्या आप वो घर खरीद लेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। नफीसा और प्रेरणा काफी गहरी दोस्त थी। नफीसा हो या प्रेरणा, दोनों में कोई भी किसी के लिए भी काम निकलता तो दोनों हर बात एक दूसरे को बताते थे। प्रेरणा हर काम को करती थी जो नफीसा उसे कहती और नफीसा की भी यही आदत थी। नफीसा को घर से बाहर जाने की अनुमति बहुत कम ही मिल पाती थी, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे।
इसीलिए खाने पीने की चीजें भी वो प्रेरणा से मंगवाती थी और प्रेरणा घर पर उसके काम में उसका हाथ भी बटा देती थी। नफीसा की जल्द ही शादी करवा दी गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसके 1.5 साल बाद वो डिलीवरी के लिए अपने मायके वापस आई तो फिर से दोनों सहेलियों का समय साथ बीतने लगा। जब डिलीवरी का समय आया तो उसके जुड़वा लड़के हुए, लेकिन नफीसा बच नहीं पाई क्योंकि उसकी डिलीवरी में काफी समस्याएं आ गई थी। अब उसके जनाजे में प्रेरणा का पूरा परिवार गया था। प्रेरणा मन ही मन रो रही थी और अपनी प्यारी सहेली के जनाजे को देखकर चुपचाप बैठी थी। अचानक ही थोड़ी देर बाद उसकी उदासी टूट गई और वो हल्की सी मुस्कुराने लगी और घर से बाहर निकल गई। इधर प्रेरणा के भाई अजय ने अपनी बहन को जब वहाँ नहीं देखा तो उसने अपने पिता से मालूम किया तो उन्हें भी प्रेरणा के बारे में पता नहीं था। अब अजय ने घर से बाहर निकलकर देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि प्रेरणा अनजान राहों पर किसी से बातें कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी अजय ने प्रेरणा को आवाज देकर अपने पास बुलाया और पूछा, प्रेरणा तू किससे बात कर रही थी? तभी प्रेरणा ने बताया, भैया ये सब तो फालतू में ही रो रहे हैं, देखो ना नफीसा तो वहाँ खड़ी है। अजय सकपकाते हुए बोला, तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है? तूने नफीसा को कहाँ देखा और वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो मर चुकी है। तभी प्रेरणा ने उंगली से इशारा करते हुए नफीसा को बताना चाहा। अजय को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब दिन बीतने लगे। रोज प्रेरणा अकेले में कभी छत पर तो कभी बालकनी में किसी से बातें करते हुए मिल जाती थी। अचानक ही प्रेरणा बीमार पड़ गई और उसका कहीं पर भी इलाज नहीं हो पा रहा था, पर वो हमेशा किसी से बातें करती हुई मिल जाती थी। ये देखकर उसके घर वाले अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे और एक दिन तो बहुत ही अजीब हो गया। प्रेरणा ने अपनी माँ से खाना मांगा तो वो अपनी क्षमता से ज्यादा खाना खाने लगी। अब उसकी माँ हैरत में पड़ गई। प्रेरणा बस खाना खाए जा रही थी और वो खाते खाते कुछ बड़बड़ा भी रही थी। उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि प्रेरणा कभी भी इस तरीके से बर्ताव नहीं करती थी। अब उसकी माँ बहुत परेशान होने लगी कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये सब क्या हो रहा है इसके साथ। तभी अचानक प्रेरणा अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ाते हुए कहने लगी। उसकी माँ को अब ये यकीन होने लगा कि जरूर प्रेरणा पर किसी प्रेत का साया लग गया है। उसे ये कुछ अलग ही माजरा लगने लगा था। तभी प्रेरणा की माँ ने नफीसा की माँ को सब कुछ बताया और उनसे पूछा कि आखिर ये अरबी भाषा में क्या कह रही है। तभी नफीसा की माँ ने बताया कि प्रेरणा अरबी भाषा में बकरे का मांस मांग रही है और ये सब सुनकर प्रेरणा की माँ का दिल बैठ गया। तभी नफीसा की माँ ने कहा कि मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो सभी तरीके का इलाज जानते हैं, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। जब वो बाबा आए तो वो देखते ही सारा माजरा समझ गए और उन्होंने बताया कि प्रेरणा उन्हीं की बेटी नफीसा से बातें करती है और अच्छा हुआ कि तुमने मुझे समय रहते यहाँ बुला लिया, नहीं तो ये लड़की कल सुबह तक नहीं बच पाती और नफीसा आज रात को ही इसे अपने साथ ले जाती और धीरे धीरे उन दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाती जिसको उसने जन्म दिया है। इसके लिए मैं एक ताबीज बना दूंगा और तब तक आप अपने घर में लोबान का धूप अगरबत्ती करो, बाकी सब कुछ मैं देखता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे प्रेरणा दोबारा नॉर्मल हो गई। लेकिन आज तक प्रेरणा और उन दोनों बच्चों को वो ताबीज बांधा हुआ है और उन्हें उस ताबीज को अपने से अलग करने के लिए पूरी तरह से मना है। प्रेरणा जो अपनी दोस्त नफीसा से इतना ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज सिर्फ नफीसा का नाम सुनते ही वो सहम उठती है। अगर आपका कोई पक्का दोस्त उसकी मौत के बाद आपको भी अपने साथ ले जाना चाहे तो क्या आप उसके साथ जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इन सारी कहानियों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा।
चलिए ऐसी और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।